हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और ये इस सीरीज़ का 6th पार्ट है। तो 5th पार्ट में हमने देखा था अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं स्यूडो केमिकल रिएक्शन। अब स्यूडो नाम से पता चल रहा है, स्यूडो का मतलब होता है फेक, फर्जी, राइट। तो यहाँ क्या फेक है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट। तो अगर हम नॉर्मली इसका रेट लिखना चाहेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी आप समझ लीजिए। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इसका क्या मतलब है, जो रिएक्शन का रेट है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और B की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बट अगर क्या है, सपोज किसी केस में कि कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और वो मान लीजिए वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। देखिए, A और B दोनों रिएक्टेंट हैं और हम क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए B, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, और जनरली ये तब होता है जब कोई एक कंपोनेंट सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है और सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, बहुत कम चेंज होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो कंपोनेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो रिएक्शन के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन में पहले के कंपैरिजन में बहुत कम चेंज होता है। और बहुत कम चेंज होने का मतलब है वी कैन कंसीडर इट प्रैक्टिकली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। वी कैन कंसीडर इट प्रैक्टिकली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, जो रिएक्शन हमने लिखी थी A प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट, और जिसका हमने रेट लिखा था, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये हो गया। अब हमने क्या कहा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है वो बहुत कम चेंज हो रहा है, मतलब वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अगर किसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है रिएक्शन के दौरान, इसका मतलब है उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि रेट का डेफिनेशन ही क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब है उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट 0 है। बस यही हमें समझना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलार इस केस में, और B का कॉन्सेंट्रेशन है 55.5 m, और आपको पता है ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 लीटर, राइट। तो रिएक्शन के बाद जो B की कॉन्सेंट्रेशन है वो 55.50 से केवल 55.490, केवल इतना ही इसमें चेंज हो रहा है। और आपको पता है ये काफ़ी कम चेंज है। इसका मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है उसमें चेंज क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है। इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट से जो रिएक्शन का रेट है वो 0 है, मतलब रिएक्शन का रेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यही हमें समझना है किसके लिए, स्यूडो केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो अगर क्या है B पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है उसका रेट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट हो गया। तो K इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट एंड B इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट विल गिव यू अनदर कांस्टेंट K डैश। ठीक होगा, तो रेट क्या हो जाएगा, K डैश A, वेयर K डैश इज इक्वल टू K इंटू B। तो ये हो गया रेट। देयरफॉर reactions which appears to be of higher order but actually follow
lower order kinetics are called pseudo order chemical reaction. Therefore, reaction which appears to be of higher order but actually follow lower order kinetics are called pseudo order chemical reaction. तो देखिए रेट इज इक्वल टू क्या था, जो हमने इनिशियली लिखा था Ka इंटू बी, और जब हमने ये पाया कि B की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो ये कैसा हो गया, रेट इज इक्वल टू K डैश A। तो इनिशियली अगर आप इसको देखो तो ऐसा लग रहा है कि इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, हो ना हो वो अलग बात है, और इसको देखो तो इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो इस टाइप की रिएक्शन को जो देखने से तो ऐसी लगती हैं कि हायर ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब उसका ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअली उसका ऑर्डर कम होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, स्यूडो केमिकल रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कहते हैं, राइट। सो देयरफॉर द रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के। देखिए इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, ठीक है, ये एक एस्टर है इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। इसके बाद ये देता है इथाइल एसीटेट एसिटिक एसिड, और ये है इथाइल अल्कोहल। और ये जो वाटर है यहाँ पर ये बात गौर करने की है, ये 2 काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये रिएजेंट की तरह भी तो काम कर रहा है। रिएजेंट का मतलब है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक रिएक्टेंट है, और साथ में ये सॉल्वेंट की तरह भी तो काम कर रहा है। ये एक मीडियम है जिसमें रिएक्शन हो रही है, और ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इट विल बी प्रेजेंट इन द लार्ज एक्सेस। तो रिएक्शन के बाद जो 2 नए प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा इथाइल एसीटेट, एक बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा अल्कोहल। ये दोनों के दोनों किस में प्रेजेंट है, वाटर मीडियम में ही प्रेजेंट, मतलब वाटर अभी भी है, वाटर ने यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी किया और वाटर रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब जो वाटर है इट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस एंड देयर इज अ वेरी वेरी लिटिल चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, सो वी कैन कंसीडर इट्स कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रेट क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट हो जाएगा K, जो हम नॉर्मली लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट। अब क्योंकि K और H2O का ये दोनों कांस्टेंट हो गए, सो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट इज इक्वल टू K डैश। तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू इथाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का। अब इसकी अगर आप मॉलिक्युलरिटी देखोगे तो आपको पता है 2 आपको सीधा सीधा दिख रहे हैं, सो मॉलिक्युलरिटी इज 2। बट अगर आप इसका ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर के लिए हमें जो एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन है वो देखना पड़ेगा। तो इस वाले से हम देखेंगे तो उसमें केवल इथाइल इथेनोएट ही आ रहा है, राइट। तो रेट हम यहाँ से ही निकालेंगे, तो वहाँ से क्या आएगा, जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1। तो मॉलिक्युलरिटी ज़्यादा है, ऑर्डर कम है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं स्यूडो केमिकल रिएक्शन को। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, दिस इज सुक्रोज, और आपके पास बन रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, बिकॉज दे आर आइसोमर। आगे हम देखेंगे। तो सुक्रोज जो है दोस्तों, सुक्रोज जो है वो क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब आप देखिए वाटर अगेन 2 काम कर रहा है, ये रिएजेंट की तरह भी है और ये सॉल्वेंट की तरह भी है, राइट। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे रेट, तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K और H2O क्या है, कांस्टेंट है। K तो कांस्टेंट है और जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है दैट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट विल गिव यू K डैश। तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए मॉलिक्युलरिटी विल बी 2 अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1। सो मॉलिक्युलरिटी विल बी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी
1। ठीक होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आर स्यूडो केमिकल रिएक्शन, जो ऐसा लगता है जिनको देखकर कि वो हायर ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली दे फॉलो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स, उन्हीं को हम कहते हैं स्यूडो केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल। ठीक है। इसके बाद इसमें एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज व्हाट द कॉलिजन थ्योरी। तो जो कॉलिजन थ्योरी है दोस्तों, वो लगभग किससे ली गई है या किस पे बेस्ड है? यह है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। तो हम कॉलिजन थ्योरी को समझने वाले हैं वन बाय वन इसके डिफरेंट पॉइंट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर and the reaction is postulated to occur when the molecules collide with each other। तो जो कॉलिजन थ्योरी नाम से पता चल रहा है, कॉलिजन का मतलब टक्कर, राइट। तो जो मान लीजिए दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, और ये दोनों क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये थ्योरी कह रही है कि जो रिएक्टेंट है दे आर कंसिडर टू बी हार्ड स्फीयर। ठीक है, इनको हम हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर कर लेते हैं और होते भी हैं, राइट। और ये दोनों रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट तभी देंगे जब इनमें आपस में क्या होगा? कॉलिजन होगा। मतलब ए और बी की जब टक्कर होगी तभी और तभी वो क्या होंगे? प्रोडक्ट में चेंज होंगी। अगर कॉलिजन नहीं होता है देन दे विल नॉट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कह रही है द नंबर ऑफ कॉलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड कितने कॉलिजन हो रहे हैं रिएक्टिंग स्पेसीज के बीच में, उसको हम कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय जेड। और जनरली ये बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि आपको पता है जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे मूव रैंडमली, राइट, दे मूव रैंडमली, और उस रैंडम मूवमेंट में वो एक दूसरे के साथ बहुत बहुत ज़्यादा बार कोलाइड करते हैं। इसलिए ये जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है ये एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तीसरी बात ये है कि फॉर बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन जो जेड की वैल्यू है वो इतनी है। मैंने आपको कहा था जो जेड है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जेड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए, बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो और जो गैसियस फेज में हो रही है उसके लिए 10^25 से लेकर 10^28 ये है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड इतने कॉलिजन हो रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। सो एक तीसरी बात ये होगी। अगली बात ये है, हमने कहा था शुरुआत में कि जो रिएक्शन है वो तभी होता है जब इनके बीच में कॉलिजन होता है, और ये क्या दे देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। बट इसमें अभी और ट्विस्ट है। सो अगला पॉइंट ये कह रहा है इफ ऑल द कॉलिजन्स आर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट the reaction must be completed in a very short time. If all the collisions are effective in forming the products, the reaction must be completed in a very short time. इसका क्या मतलब है? हमने तो ये कहा कि रिएक्शन तभी होगा, मतलब रिएक्टेंट तभी कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में जब उनके बीच में कॉलिजन होगा। बट हमने ये नहीं कहा कि जब भी कॉलिजन होगा प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन जरूरी है, बिना कॉलिजन के प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगली बात ये है कि कॉलिजन होगा इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा ये जरूरी नहीं है। ये क्या कह रहा है? इफ ऑल द कॉलिजन्स आर इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है अगर कॉलिजन होने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए तो उसी को कह रहे हैं हम इफेक्टिव कॉलिजन। तो अगर सारे के सारे कॉलिजन क्या हो जाएंगे? इफेक्टिव हो जाएंगे, तो जो रिएक्शन है वो बहुत कम टाइम में ही पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 12th पास करने के बाद डॉक्टर बनना है, राइट। तो डॉक्टर बनने के लिए 12th पास करना जरूरी है। बिना 12th पास किए आप
डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, सही बात है। तो ठीक इसी तरीके से प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलेजन होना जरूरी है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें, जितने भी लोग 12th पास करते हैं क्या वो सारे डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं, यही तो बात है, यही मतलब है यहाँ पर भी कि जितने भी कॉलेजन होंगे क्या उन सब से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। सो देयर आर सम इफेक्टिव कॉलेजन। तो उसकी क्या कंडीशन है वो हम आगे देखेंगे। और हम ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, ये हम बिल्कुल ब्लाइंड गेस नहीं कर रहे हैं, ये हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे कॉलेजन इफेक्टिव होते तो जो रिएक्शन है वो बहुत कम टाइम में पूरा हो जाता, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो वही हम कह रहे हैं। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर स्लो एंड टेक मच लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीशन। इसका मतलब है कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो उस बेसिस पे, उस हिसाब से, किस हिसाब से, जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर सारे कॉलेजन इफेक्टिव होते तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन जाता, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा समय रिएक्शन ले रही हैं टू कंप्लीट। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा कि सारे के सारे कॉलेजन इफेक्टिव नहीं हैं, ऑल द कॉलेजन्स आर नॉट इफेक्टिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलेजन थ्योरी का, दैट all the collagens are not effective in the product formation। तो सारे collagens नहीं है तो केवल कुछ ही collagen होंगे जो इफेक्टिव होंगे। तो कुछ collagen क्यों इफेक्टिव हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, सो the collagen which actually produce the product and therefore result in chemical reaction are called effective collagen। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब कौन इफेक्टिव collagen होंगे वो हमने देखना है, कौन इफेक्टिव collagen होंगे वो हमने देखना है। तो दो कंडीशन है कॉलेजन्स की इफेक्टिव होने की, राइट? दो कंडीशन है कॉलेजन की इफेक्टिव होने की। जैसे अगर आप 12th के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दो कंडीशन होनी चाहिए कम से कम, कि आपने 12th में साइंस पढ़ा हो, राइट? और ये कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन के बाद जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपने पास करना है, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। फिलहाल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो यहां पर भी क्या है, दो इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं फॉर अ रिएक्शन। तो वो बैरियर क्या है, देखिए, नंबर 1 एनर्जी बैरियर। पहला है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, एंड ओनली दोज कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट विच पोजेस एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि हमने क्या कहा, ए और बी कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, नो डाउट बनाएंगे, बट ए और बी को कोलाइड करने से पहले एक कंडीशन पूरी करनी होगी। और वो कंडीशन क्या है, इनकी जो एनर्जी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, और उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। केवल वही कॉलेजन प्रोडक्ट बना पाएंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कुछ ज़्यादा एनर्जी होगी। थोड़ा कितना भी ज़्यादा होगा, बट थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होने के बाद भी उनका कॉलेजन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है और वो कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, राइट? तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कॉलिजन तो होना ही होना चाहिए, बट उसमें जो रिएक्टिंग एटम या मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई भी एग्जाम 12th, मान लीजिए 12th पास करना है तो आपको 33% चाहिए होता है किसी भी एग्जाम में। फिलहाल के लिए समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर 33% नहीं है तो आप 12th पास ही नहीं कर पाएंगे, या कोई भी एग्जाम। और हर एग्जाम में ये क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, राइट? तो बहुत आसान है। दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है कि जो कोलाइड कर भी रहे हैं मॉलिक्यूल, उनको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना है, राइट? और इसी ओरिएंटेशन में क्यों कोलाइड करना है, क्योंकि रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली द ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, तो ये सब कब पॉसिबल है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही पॉसिबल है। ये सब कब पॉसिबल है दोस्तों, एक
प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही पॉसिबल है। ठीक है, सो द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दैट द ओल्ड बॉन्ड्स में ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ये हो जाएगा ओरिएंटेशन बैरियर। कैसे इसको हम समझ सकते हैं, मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, CO प्लस O2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और इससे बनता है CO2 प्लस O एटॉमिक ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ मान लीजिए इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ओरिएंटेशन देखिए, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना है, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ अगर ऑक्सीजन क्या करता है, इस ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सामने आ गया, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं बनना है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको पता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना पड़ेगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो कैसे आएगा, कार्बन के साइड से इस पर अटैक करेगा, तभी ये यहाँ नया बॉन्ड बनेगा और यहाँ के पुराने बॉन्ड टूटेंगे। जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पुराना बॉन्ड था वो टूटेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ क्या है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला कोलिजन है। मतलब कोलिजन तो ये भी होगा, बट दिस इज नॉट प्रॉपर कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। अगर इस तरीके से कोलिजन होता है देन इट विल बी इफेक्टिव कोलिजन। और कंडीशन पहले वाली फॉलो होनी चाहिए कि दोनों मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं NO2, ये लिखा है NO2 प्लस NO2, राइट, और रिएक्शन के बाद बनना है N2O4। ठीक है, तो NO2 नंबर 1, NO2 नंबर 2। तो N2O4 में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, तो दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है। और यहाँ देखिए कैसे कोलाइड हो रहा है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है उसमें तो बॉन्ड किसके बीच में बनना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बनना है। तो इस तरीके का अगर कोलिजन होता है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। ठीक है, कोलिजन लिखा है, थोड़ा क्लियर नहीं है स्क्रीन पर, बट ये लिखा है कोलिजन्स नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड, यहाँ लिखा है कोलिजन्स नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड, क्योंकि नाइट्रोजन के सामने यहाँ ऑक्सीजन आ गया है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के सामने जब नाइट्रोजन आएगा तो ये है प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन एंड इट विल फॉर्म प्रोडक्ट। प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बिल्कुल राइट ओरिएंटेशन में अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और वो प्रोडक्ट बना के देगा, राइट। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। आई बात समझ में। तो अगर हम इसको सम अप करें तो क्या कहती है कोलिजन थ्योरी, फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पेसीज। आसान बात है। दूसरी बात, ओनली अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सही बात है, सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन दो चीजें होनी चाहिए, द मॉलिक्यूल शुड पॉसेस सफिशिएंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये होना चाहिए। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, इट इज F इंटू जेड। जेड तो आपको पता है ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक होगा। अब सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो इस जेड का भी एक छोटा सा फ्रैक्शन ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो जो टोटल रेट है उसको हम लिखेंगे F इंटू जेड। एफ क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। सो रेट हमने बताया क्या होता है, F इंटू जेड। जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड F इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो कुल मिला के फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जेड से काफ़ी कम होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलिजन थ्योरी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कोलिजन थ्योरी क्या है, और जो इम्पोर्टेंट जो बैरियर हमने डिस्कस किए, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर, वो क्या है। और इसके साथ साथ हमने इससे पहले कहा था
कि जो स्यूडो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, राइट। तो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 6 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।